बाहर से लेके मेक इन इंडिया की जो बात हो रही है, इसका मतलब है कि ज्ञान का इसमें कोई शिरकत नहीं। ज्ञान बाहर से आएगा, सिर्फ पूंजी यहाँ पे पूंजीपतियों के पास रहेगा और उनके पास अगर कोलैबोरेशन होता है तो मान लीजिए भारतीय हो। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मैं एनर्जी क्षेत्र में मैं काम करता था। तो खैर रिटायर करके न्यूज संस्था चलाता हूँ, न्यूज क्लिक। तो ये एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी बात हो रही है कि ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए, सोलर से लेकर हाइड्रोजन सबकी बात होगी। कौन करेगा? 5 चैंपियंस होंगे। चैंपियंस कौन होंगे? आप हम नहीं। 5 पूंजीपति चैंपियंस होंगे। 5 संस्था ऐसी होगी हर क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी, क्योंकि मैं उसको डील करता हूं, उसको देखता हूं, इसीलिए कह रहा हूं। तो वो चैंपियंस जो होंगे उनको भारत सरकार पूंजी, जमीन और सब सहूलियत देगा चैंपियंस बनने के लिए। टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? बाहर से। मैं एक दिन एक अमेरिकी प्रोफेसर से मिला था। वो अमेरिकी प्रोफेसर भारतवर्ष से गया था, अमेरिकी तो खैर बाद में हो गया। तो वो केरल से था। तो वो उस वक्त ओबामा का साइंस काउंसिल में भी था। उसकी पुस्तक जो है, हमने जब कॉलेज में थे हम उसकी पुस्तक पढ़ते थे, टेक्स्ट बुक थे। उसके नाम था टॉमस कैलाश। हम समझते थे कोई अमेरिकन होगा, तो बाद में पता चला केरल के क्रिश्चियन है, अमेरिका में बसे हुए हैं। तो उन्होंने कहा था, बड़ी दुख होती है देख के कि मैं जब शुरू किया था, मैं इंजीनियरिंग करियर अपना कह रहे थे कि तब यहाँ पर इसके बाद इंस्टीट्यूशंस बने थे, IITs थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर थे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च था। हमें लग रहा है कि हम दुनिया में आज 70-80 के दशक में हमें लगता था हम दूसरों के बराबरी कर सकते हैं। हमारे यहाँ उस तरह के नींव बन रही है। पर इसने कहा कि आज दुख की बात यह है, लेकिन 5 साल पहले की बात है, आज दुख की बात यह है हम कितने पीछे रह गए। चीन जो 90 के दशक में हमारे बराबर पे था, बहुत आगे नहीं था, आज काफी आगे बढ़ चले गए, क्योंकि वहां पर उनके पास 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जो IIT का बराबर ही नहीं, IIT से आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी पे पूंजी लगती है ज्ञान बनाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए उसमें पूंजी की लागत होती है। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी में पहुंच के, आज तो इंटरनेट हो गया, तो इंटरनेट पे आप फोन के जरिए सब कुछ कर लेंगे। ये अगर आप सोचें, इस तरह से विज्ञान नहीं बढ़ता, विज्ञान में पूंजी की काफी जरूरत है। तो इंस्टीट्यूशंस अगर आप बनाना चाहेंगे तो उसमें चाहे वो मेडिकल हो, बायोलॉजिकल हो, चाहे आपका एनर्जी वाला हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जैसे सबकी बात होती है, चाहे एरोनॉटिक्स हो, इसमें लागत करने की जरूरत है। जब तक लागत नहीं करेंगे तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी का दरवाजा फिर खुल रहे हो, क्योंकि वो आएंगे ज्ञान के नाम पे। अभी देख सकते हैं आप, एक चिप फैक्ट्री बनाने की बात हुई। हमने 90 के दशक में हमने घोषणा कर दिया था। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का वो कमेटी थी भारत सरकार की, रिसर्च कमेटी, उसमें मैं था। घोषित कर दिया गया था हमको जो है बनाना नहीं, चिप नहीं बनाना है। चिप तो बाहर से ले लेंगे, हम तो बुद्धि है अपनी, सॉफ्टवेयर करेंगे। ये भी एक वैज्ञानिक कल्पना है कि जो है सिर्फ जबान और कागज कलम तो ठीक है, पर हाथ से काम करना ये तो मिस्त्रीगिरी है। हम तो ऊपर वाले लोग हैं, हम तो ये नहीं करेंगे। तो कंप्यूटर करेंगे पर बनाएगा और चिप्स हम नहीं बनाएंगे, चिप बाहर से इंपोर्ट कर देंगे। आज अमेरिका चीन के बीच में जो संघर्ष है चिप बनाने में, ये नहीं सॉफ्टवेयर में नहीं है, चिप का जिसके पास है, क्योंकि जिसके पास अच्छा चिप जो कि एडवांस चिप मेकिंग है, वही ज्ञान पर कब्जा कर सकता है। साफ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल बहुत चल रहा है,
चैट जीपीटी, आप सुन रहे होंगे, अखबारों में आता रहता है चैट जीपीटी। तो उसने पूरा दुनिया का इंटरनेट में जितना चीज लिखा हुआ है वो सब कंप्यूटर में पढ़ के उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा करने की कोशिश। पर अब सोचिए, इतना पढ़ने के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, उसका पावर क्या होना चाहिए, इतना पढ़ के उसका कंप्यूटर में मैथमेटिक्स करता है, उसको नहीं जाता। तो मतलब है कि जिसके पास चिप मेकिंग क्षमता है, जो एडवांस चिप बना सकता है, वही भविष्य पे कब्जा करेगा, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंसेस में हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, चाहे डिजाइन करने के लिए हो। तो चिप आज के तारीख पे जो मान लीजिए 100 साल 200 साल पहले बहुत अच्छा स्टील बनाता है, उसके ऊपर वो एक इंडस्ट्री बनती थी। आज कौन चिप बनाता है, उसके ऊपर बहुत सारे इंडस्ट्रीज खड़े हुए हैं। तो हम अब क्या कह रहे हैं, हम चिप की डिजाइन बाहर से लेंगे और यहाँ पर चिप मेकिंग फैक्ट्री उनकी डिजाइन से हम बनाएंगे। कितना लागत होगा, करीब उसमें मेरे ख्याल से 12,000 करोड़ रुपया ऐसी कुछ बात होगी लागत की। तो ये लागत कहाँ से आएगी, हमारे बैंकों से, हमारा आपके पैसे से। पूंजीपति कौन होगा, अग्रवाल साहब है जो आपका स्टील एल्यूमिनियम प्लांट वगैरह चलाते हैं फिलहाल, तो वो करेंगे। और इसके बाद कितने साल एक चिप फैक्ट्री चलती है, उसकी मियाद 5 साल होती है, इसके बाद नया फैक्ट्री चाहिए। लागत बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी बदलता है। तो ये इस चीजों में अगर हम बनाने की क्षमता नहीं रखते, डिजाइन करने की क्षमता नहीं रखते, तब हम पीछे चले जाएंगे। तो ये जो लड़ाई है, इसमें ये समझ कि ज्ञान की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूंजी की बात है। पूंजी लगा देंगे तो हमें टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। वो वही चीज है जिससे हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, उसके पास क्या था, बंदूक था, लड़ाई में जहाज था, कहीं भी आके बमबारी कर सकता था, और उसके साथ साथ हमने ही उनकी साम्राज्य यहाँ बनाई। मतलब मीर जाफर तो एक नाम है, उसके साथ साथ जगत सेठ, उसे पैसा उसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा नहीं था, पैसा था जगत सेठ। जब प्लासी की युद्ध जब हुआ था, तो हमारे ही लोगों के पैसे से, हमारे ही लोगों की गुलामी, हमारे ही लोगों की शिरकत से फिर गुलामी की बात हम कर रहे हैं। इसीलिए विज्ञान के साथ साथ जो सेल्फ रिलायंस की हम बात करते हैं, इसका मतलब कि हमें खुद बनाने की शक्ति होनी चाहिए। और उसके लिए आज के तारीख पे सबसे ज्यादा जरूरत पूंजी की नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत है ज्ञान की। और उस ज्ञान तभी बन सकती है जब हम उसकी नींव फिर से बनाएंगे। वो है कि इंसान को कैसे शिक्षित करना है, कैसे शोध करना है, और शोध के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वो होनी चाहिए। चंद 4-5 IIT से नहीं होगा जब तक हम 100 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस का उस दर्जे में नहीं ले जाएंगे। IIT सही बात तो है, हम समझते बहुत अच्छी है, पर हकीकत तो है वो आज एक सेकेंड ग्रेड इंस्टीट्यूशन बन के रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो लोग अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, जाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर शोध के लिए जो होना चाहिए वो नहीं है। और जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर शोध के लिए नहीं करेंगे, तो अच्छे दिमाग चलाने वाले लोग या नहीं। तो ये जो हमारे साथ वही संघर्ष, जब हम कहते हैं ज्ञान विज्ञान की लड़ाई है, तो ज्ञान विज्ञान की लड़ाई इस चीज से जोड़ के देखना पड़ेगा कि सिर्फ जनता के लिए सही होना भी चाहिए। भारतवर्ष की गरीबी हटाने के लिए, गरीबी अभी भी इतने बड़े पैमाने पे है, आपके सामने जानते ही हम इसको। और उसके साथ साथ हमें नया विज्ञान का खोज,
नया टेक्निक का खोज तो जब तक आप शामिल नहीं होंगे तब फिर आप गुलामी की ओर बढ़ोगे। इसीलिए ज्ञान विज्ञान संघर्ष के सामने इन सब पहलुओं की जरूरत है। मैं आखिरी बात इससे खत्म करना चाहूंगा कि आजकल आप जानते हैं टीपू सुल्तान आप कर्नाटक के चुनाव में लड़ रहा है। मतलब जो बीजेपी की जो पूरी प्रचार है वो टीपू सुल्तान के खिलाफ है। और टीपू सुल्तान किसके खिलाफ लड़ाई कर रहा था? वो कहते हैं गौड़ास के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। वो कुर्गीज के खिलाफ, कड़वास के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। अंग्रेज उसमें नहीं था। अंग्रेज के साथ लड़ाई हो रही थी, उस पर बात भी नहीं की। पर टीपू सुल्तान की इन पॉलिटिकल चीज क्यों हो रहा है उस पर नहीं जा रहा। पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों की जो सबसे बड़ा भारतवर्ष में सबसे बड़ा जो क्या कहूंगा कंट्रीब्यूशन रहा था, सिर्फ हमारे लिए, बाद में दूसरे भी इस पे शिरकत यहाँ से उठा के ले गए कर रहे थे कि रॉकेट्स, अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो उस वक्त रॉकेट्स की इस्तेमाल काफी कम हो गया था, क्योंकि कमान जब से आ गया, कैनन जब आ गया तो कमानदार ने उसको लगता था ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा वो इफेक्टिव है, इसलिए कमान का इस्तेमाल 16th सेंचुरी से लगभग कम हो गया था। इसके पहले रॉकेट्स कमान दोनों इस्तेमाल होते थे। टीपू सुल्तान मेरे ख्याल से हैदर अली, क्योंकि वो नवाब ऑफ आर्कट के उसमें बॉम्बार्डियर ग्रुप में थे, उन्होंने रॉकेट का काफी डेवलपमेंट किया। रॉकेट का डेवलपमेंट ये किया कि जब अंग्रेज लड़ने आए तो 3 बार हारे और उनसे सबसे ज्यादा उनकी नुकसान जो हुआ था टीपू सुल्तान हैदर अली की रॉकेट से, क्योंकि उन रॉकेट में उन्होंने पहली बार उनका स्टील, आयरन, लोहे का जो क्या कहते हैं जिसमें बारूद भरते हैं वो लोहे का बनाया था। जैसे हमारे दिवाली की रॉकेट होते ना, कागज की होती है, उसके पहले कागज की लकड़ी की होती थी, तो पहला उन्होंने किया था लोहे की। और एक चीज उस वक्त था हमारे यहाँ, शायद हम लोगों को मालूम नहीं है इतना, कि हमारे यहाँ लोहा की बनाना बहुत पुरानी है, खासतौर से साउथ इंडिया में। और उसके साथ साथ हम ऐसे जिसके स्टील बनाते थे जिसको आज की भाषा में कहते हैं हाई कार्बन स्टील। वो कैसे बनाते थे उस पर आज जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मेरी इतनी जानकारी नहीं, ठीक है। पर स्टील बनाने की इतिहास जो है भारतवर्ष में हमें मालूम है कि बहुत पुरानी है, और इसीलिए अच्छा कार्बन स्टील की उस पर केसिंग में डाल के बारूद भर के उसमें रॉकेट, बड़े बड़े रॉकेट उन्होंने इस्तेमाल किया था। और अंग्रेजों को बहुत भारी पैमाने पर नुकसान हुआ, तो 3 बार उसने इसीलिए शिकस्त दे पाए, चौथी बार हार गए। इसके बाद अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अब जानते ही हैं वो अंग्रेजों ने सिर्फ नहीं लड़ा था टीपू सुल्तान के खिलाफ, उसमें नवाब हैदराबाद की और पेशवास मराठास की वो भी शामिल थे। तो अब तो हमारे इतिहास हमेशा रहा है कि हम ही अपने आप को उस हिसाब से गुलाम बनाए, नहीं तो अंग्रेज हम गुलाम बना नहीं सकते थे। पर ये टीपू सुल्तान की रॉकेट्स अंग्रेज यहाँ से ले गए और लेके वहां पर उसका विकास किया, सही माने में उसका विकास उन्होंने किया। और उसमें फ्रांस के खिलाफ वाटरलू में जो बड़ी लड़ाई की थी नेपोलियन के खिलाफ, इस पे इस्तेमाल की। उसमें तस्वीरें हैं मेरे पास, इंटरनेट से मैंने डाउनलोड की है, तो तस्वीरें हैं जिसे दिखाते हैं टीपू सुल्तान की रॉकेट्स जो है कैसे इस्तेमाल किया था बैटल ऑफ वाटरलू में। और अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो लड़ता था उसमें अंग्रेजों की और अमेरिकी से जो लड़ाई हुई थी उसमें भी अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था। और अमेरिका की जो नेशनल एंथम है उसमें भी इसका जिक्र है, रॉकेट्स रेड ग्लेयर, वो क्या कर रहा है। तो वो यहाँ से इतना फैल गया दुनिया में, और आज आप जानते हैं रॉकेट्स के आधार पे हम चांद की बात करते हैं, चंद्रयान की बात करते हैं, हमारे मौसम के लिए हम रॉकेट्स के इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट्स के इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजों के
बारे में जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है उसका डिस्कस नहीं करते हैं। टीपू सुल्तान को चुनाव के अखाड़े में उतार दिया है सिर्फ इस बात कहने के लिए कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में हराना है। टीपू सुल्तान मुसलमान का प्रतीक है, हमारा प्रतीक नहीं है। तो ये जो है हमारा पूरा इतिहास को आधा करने के लिए, इतिहास को न देखने का, अनदेखा करके ये जो इस तरह की चीजें करते हैं, इसीलिए विज्ञान ये भी एक भूमिका है कैसे इन चीजों को हम आम जनता तक पहुंचाए कि अगर हमें देश को फिर गुलाम न बनाना है, देश में हर हिस्से के लोगों को शिरकत से भारतवर्ष बनाना है, जो इस वक्त दबे हुए हैं, दलित है, जिसको धर्म से भी बाहर रखा गया है, आउटकास्ट के रूप में किया गया है, कास्ट सिस्टम के आधार पे, जो हम जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हर इंसान की बराबरी अगर चाहते हैं, देश की गुलामी और इंसान की अगर आगे ले जाने की बात हम करना चाहते हैं, तो विज्ञान आंदोलन को भी इन चीजों से जोड़ना पड़ेगा और प्रकृति को बदलने के लिए जैसे प्रगति के साथ संघर्ष करना पड़ता है, तभी आप प्रकृति को बदल सकते हो। इसीलिए समाज को बदलने के लिए भी संघर्ष जरूरी है और इसमें दोनों तरह की संघर्ष जरूरी है कि लोगों को इकट्ठा करके सामाजिक संघर्ष, उसके साथ साथ हमारी दिमागी संघर्ष भी जरूरी है। क्योंकि बात तो ये है, जब तक इंसान का दिमाग को हम नहीं बदलेंगे तब हम समाज को नहीं बदल सकते हैं। इन बातों से मैं बात खत्म कर देता हूँ। हमारे अगले वक्ता देर से आए हैं पर आ गए हैं, इसीलिए उसको हम दुरुस्त आए हैं कहेंगे। पावर सेक्टर में इन्होंने बहुत लंबे समय से काम किया है और भारत का जो जन विज्ञान आंदोलन या पीपल्स साइंस मूवमेंट है उसको लीड करने में, वैचारिक रूप से लीड करने वाले लोगों में से एक है प्रवीर जी। दिल्ली साइंस फोरम को खड़ा करने में बहुत सक्रिय भूमिका के साथ रहे, उसमें लगातार सक्रिय रहे, उसके सेक्रेटरी भी रहे। और अभी आजकल हम लोग सोशल मीडिया बहुत देखते हैं, तो उसमें न्यूज क्लिप के आर्टिकल्स आप लोग देखते हैं। न्यूज क्लिप जो ऑल्टरनेट मीडिया के तौर पे ऑल्टरनेट चीजों को प्रस्तुत करने का काम कर रहा है, उसके एडिटर हैं प्रवीर जी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत से सवालों को हमारे बीच में उठाया, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि सिर्फ ज्ञान विज्ञान आंदोलन जब बात कर रहा है, सबकी बराबरी की, अस्मिता की बात कर रहा है, तो उसमें आत्मनिर्भरता की भी बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने अपने वक्तव्य में हमारे बीच में रखा कि हम लोगों को स्वायत्तता जो चाहिए वो निर्णयों में भी चाहिए, देश के निर्णयों में भी चाहिए, आर्थिक नीतियों में भी चाहिए, राजनीतिक प्रस्तावों में भी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी चल क्या रहा है, क्या सरकार में एक सवाल उठाइए, तो संस्कृत में एक श्लोक है, पुष्कराणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति कर्दभा। ऊंटों के ब्याह में गधे गीत गाते हैं। पुष्कराणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति कर्दभा परस्परम आलपन्ति अहोरूपम अहोस्वरम। आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। वाह वाह, गधे को तो कहा जाता है कितना बढ़िया स्वर है तुम्हारा, और ऊंट को कहा जाता है कितना बढ़िया रूप है तुम्हारा। तो ये आजकल की शासन व्यवस्था पे फिट है बात। लगातार यही चल रहा है, आपस में अपना प्रशंसा करते रहिए। कभी किसी व्यक्ति से आपने ये नहीं सुना कि आलोचना क्या है, दिक्कत क्या है। यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा हो गया हमारी एक जूनियर कोच के लिए
महिला आंदोलन लगातार संघर्ष कर रहा है। करीब करीब 3.5 महीने का वक्त हो गया है। पूरे आंदोलन में महिलाएं साथ हैं, युवा साथ हैं और इतने सारे संघर्ष करने वाले संगठन साथ हैं, लेकिन सरकार के काम में छू नहीं रही। क्योंकि लगातार ये चल रहा है कि हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया और ये कहा जाता है कि अभी तो आरोप लगाया तो सिद्ध थोड़ा हो गया। आप ये देखिए किस तरह की बेशर्मी बेहयाई चलती है। ये मान लिया जाए कि न्याय देने के लिए एक व्यक्ति को इस बात का सहारा बहुत होता है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको उसके पद से हटा दिया जाए। हमारे यहाँ ये नहीं होता। सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, जंतर मंतर पर कितने सारे नेशनल फेम के खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत उपलब्धियां हासिल की, वो भी जाके कह रहे हैं कि यौन उत्पीड़न करते हैं ओलंपिक एसोसिएशन वाले। क्या ये चीजें संज्ञान में लेने लायक नहीं है क्या? हमारा ज्ञान विज्ञान आंदोलन इन सब चीजों को अपने संज्ञान में लेना चाहता है। मैं साथ साथ ये बात कह रही हूँ। और दूसरा, मैं बात चूंकि पहले शुरू हो चुकी थी, अब मैं फिर से ये कहना चाहूंगी, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय स्तर के और नेतृत्वकारी साथी बीच में शामिल हुई हैं। आशा मिश्र जी, मैं कहूंगी 1 मिनट के लिए खड़ी हो जाएं। आशा मिश्र जी जो हमारे अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क की महासचिव हैं। डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय महासचिव हैं। डॉक्टर ओपी मुरैजा ज्ञान विज्ञान समिति और एआईपीएसएल के घटक हैं, लगातार और सोशल मीडिया के उसको काफी देखते रहे हैं। हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे आदरणीय साथी श्री सुखबीर माथुर जी मौजूद हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से, हम उनका अभिनंदन करते हैं। खासा जी हमारे बीच में है जो किसान आंदोलन से हैं और लगातार हमारे बीच में जुड़े रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे साथ ज्ञान विज्ञान आंदोलन हरियाणा के साथ इतने सारे घटक हैं। महिला आंदोलन के हमारे प्रबुद्ध साथी राजकुमारी दहिया जी भी यहाँ पे हैं, हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। उसके अलावा दलित अधिकार मंच से साथी हैं, विकलांग अधिकार मंच से साथी हैं, एसकेएस से हमारे साथी हैं, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी संगठन के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथी मुझे याद दिला रही है हेड बार, जिसको मैंने कहा कि हमारी महिला आंदोलन की साथी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति से भी साथी हमारे बीच में है। और तमाम हरियाणा से अब इतने सारे लोग हमारे बीच में आए हैं, हमें बहुत उत्साह मिल रहा है। और अगले दिन कल तक जो हम लोग विचार विमर्श की प्रक्रिया अपने बीच में चलाएंगे, वो विचार विमर्श की प्रक्रिया जैसा कि कबीर जी ने हमारे आत्मनिर्भरता के सवाल, स्वायत्तता के सवाल, गरिमा के सवाल, इन सब के ऊपर अपना चिंतन मनन करेंगे।